हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक शिव अरोड़ा जी हमसे बातचीत करेंगे। सर बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। आपका भी एचएन टीम का भी बहुत-बहुत स्वागत है। सर भूतपूर्व की अगर हम बात करें तो जब आप चुनाव में आए थे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की बात आपने की थी। कितना इन 3 से 4 सालों में सुधार वहाँ पर आया है और किस तरह के कामकाज आपने जो है उस विधानसभा क्षेत्र में किए? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम इसी की बात करें, तो जैसे ही मैं विधायक बना, जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने, तो चूँकि मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने अपना कॉन्सेप्ट रखा था और आज मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि रुद्रपुर की देवतुल्य जनता के लिए हमने स्वास्थ्य में, जहाँ पहले वहाँ केवल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अब अलग बन रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ-साथ वहाँ पर कोई भी गरीब अगर मरीज़ जाता है, तो अगर थोड़ा-सा भी क्रिटिकल होता है, तो उसे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी रेफ़र करना पड़ता है, या राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली, या जूली ग्रांट मेडिकल कॉलेज देहरादून का रेफ़र करना पड़ता है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि हमारे रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज को शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ कराया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की विशेष उससे और अजय भट्ट जी के विशेष आशीर्वाद से वो मेडिकल कॉलेज, अब हमने संकल्प लिया है कि 2026 में एक वो रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज आरंभ हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य की सेवा क्षेत्र में पूरे ऊधमसिंहगढ़ जिले के लिए और विशेष रूप से रुद्रपुर के लिए स्वास्थ्य में मेडिकल कॉलेज वहाँ बन जाने से गरीब जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होने वाली है। और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया हम बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नया जो 2026 में आरंभ हो जाएगा। साथ ही साथ अगर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के बाद भी रेफर कहाँ होते हैं, एम्स ऋषिकेश, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और अजय भट्ट जी के विशेष प्रयासों से, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक एम्स भी रुद्रपुर में बनने जा रहा है। तो अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके छोटी बीमारियां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ठीक हो जाएंगी, मेडिकल कॉलेज 2026 में शुरू हो रहा, और 2026 में एम्स भी शुरू हो जाए। यानी स्वास्थ्य में 2022 से लेके 2027 के बीच में इतना बड़ा परिवर्तन एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए आने वाला है। जो एक संकल्प था रुद्रपुर की जनता के लिए, उस संकल्प को अपने नेतृत्व के आशीर्वाद से मैं पूरा करने की स्थिति में आ रहा हूं, और आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहने की स्थिति में 2026 में एम्स और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हम बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को सुविधाएं देंगे। और साथ ही साथ जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें, तो रुद्रपुर का ये दुर्भाग्य रहा कि पुराने वाले जनप्रतिनिधि 1952 में वहाँ पर आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज एक बना था। 1952 के बाद आज तक रुद्रपुर महानगर में एक भी नया सरकारी इंटर कॉलेज नहीं आया। एक जीजीसीआईसी हमारी बच्चियों के लिए आया, एक भी कोएड का या लड़कों का कोई भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं आया। और वहाँ बस्तियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, निर्धन वर्ग के लोग बहुत आ चुके हैं, स्कूल आने के बाद मजदूरी करने वाले बहुत लोग हैं। तो एक नया इंटर कॉलेज का मैंने प्रस्ताव दे रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का आशीर्वाद से वो इंटर कॉलेज भी मेरा स्वीकृति के अंतिम चरण में आ गया है। हम एक इंटर कॉलेज नया देने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक केंद्रीय विद्यालय, तो लगातार मैं प्रयास कर रहा था, अजय भट्ट जी का बहुत विशेष आशीर्वाद रहा, और एक केंद्रीय विद्यालय हमने रुद्रपुर में स्वीकृत करा लिया है प्रशासन के द्वारा। इस बार हमने वहाँ के लिए जगह वगैरह देख ली है। 2026 में हम केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च श्रेणी की शिक्षा देने में एक बहुत बड़ा, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते पेरेंट्स, केंद्रीय विद्यालय में चाहते हैं क्योंकि उनका एक एजुकेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो एक केंद्रीय विद्यालय हम रुद्रपुर में 2026 में शुरू करने जा रहे हैं, और उसका सारा स्वीकृत होकर आ चुका है। ऐसे ही एक नया नर्सिंग कॉलेज, आज के समय में हेल्थ सेक्टर में बहुत रिक्वायरमेंट है, और बहुत रिक्वायरमेंट के साथ साथ अब चूँकि बच्चियाँ खासकर चाहे हिंदुस्तान में हो या हमारा जिसे कहते हैं कि विदेशों में हो, तो नर्सिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। तो एक रुद्रपुर में नर्सिंग कॉलेज हमने स्वीकृत करा लिया है, उसका काम भी हम शुरू कराने जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने इंटर कॉलेज से लेके, केंद्रीय विद्यालय से लेके, नर्सिंग कॉलेज से लेके, इस प्रकार जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, एक वोकेशनल सीएसआर के माध्यम से एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी अभी मैंने प्रस्ताव दे रखा है प्रशासन के साथ और हमारे शेड्यूल की बड़ी इंडस्ट्री ग्रुप के साथ। तो मेरा प्रयास है कि 6 महीने के अंदर एक वोकेशनल कम से कम 400-500 की कैपेसिटी का, जिसमें 15 दिन से लेकर 6 महीने तक के वोकेशनल कोर्सेज हो, वो शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़े विजन के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुद्रपुर विधानसभा में मैंने प्रयास किया, और शीर्ष नेतृत्व का विशेष चूंकि आशीर्वाद रहा, तो रुद्रपुर की जनता को हम शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष सुविधाएं देने जा रहे हैं। लेकिन सड़कों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि सड़कें बेहतर नहीं हैं जो ये पहाड़ी इलाकों में, उधमसिंह नगर में, और ख़ास तौर पर आपकी विधानसभा की किस तरह की स्थिति है? क्योंकि बाईपास भी वहाँ पर आपने स्वीकृत कराया, बाईपास भी आपने बनवाया, लेकिन वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ हैं फिलहाल? देखिए, वहाँ पर अगर हम बात करते हैं रुद्रपुर में सड़कों की, तो रुद्रपुर चूँकि एक औद्योगिक नगर है और पिछले 25-30 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ा, इस कारण से जाम एक वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। उस जाम की समस्या के समाधान के लिए मैंने एक विजन बनाया था चुनाव से पहले,
और मैंने वो विजन रुद्रपुर की जनता के सामने रखा था। पहला, वहाँ पर हैवी ट्रैफिक ना निकले, इसके लिए हमने रिंग रोड का प्रयास किया। तो स्वाभाविक रिंग रोड 2025 के आखिरी तक बन जाएगी, तो रिंग रोड से हमारे शहर के ऊपर बाहर का जो ट्रैफिक निकलता है उसका लोड खत्म हो जाएगा, तो उससे जाम कम होगा। दूसरा, हमारा जो रुद्रपुर का बॉर्डर है इंदिरा चौक है, और इंदिरा चौक से लेकर सिडकुल तक बहुत जाम लगता है। वहाँ कई बार 20 मिनट 30 मिनट लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में लग जाते हैं। तो उसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव मैंने 11 मई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत कर दिए। तो अब वो जो 6 लेन होने जा रहा शहर के अंदर, तो वो जाम भी हम खत्म करने जा रहे हैं। इंदिरा चौक से बल्कि शहर की शुरुआत से लेकर सिडकुल तक आगे 4 लेन हमारे पास है ये पूरी तरीके से, तो वो भी खत्म करने जा रहे हैं। शहर के अंदर काशीपुर बाईपास है, चलो बाईपास नहीं, वो बाजार का क्षेत्र है, पुराना बाईपास नाम चला आ रहा उसका, तो वहाँ जाम लगता है। तो उसके चौड़ीकरण के प्रथम चरण के 3 करोड़ रुपए में स्वीकृत करा के ले गया हूँ, और उसकी भी डीपीआर बन गई है, तो उसका चौड़ीकरण का भी आरंभ करने जा रहे हैं। तो जाम ना लगे इस दृष्टि से साथ साथ पार्किंग की सुविधा भी नए तरीके से रुद्रपुर में पहली बार हमने दी। तो पार्किंग, सड़कों का रिंग रोड का आना, सड़कों का चौड़ीकरण, ये सब अंतिम चरण में आ गए हैं। 3 साढ़े 3 साल की प्रयासों के बाद इन सबके पैसे स्वीकृत होकर शासनादेश होकर वहाँ पर आ चुके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 के अंदर अंदर ये चारों तरफ का जाम हम समाप्त कर लेंगे। और उसके अलावा भी सड़कों के निर्माण में मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही एक हमारा वहाँ मैतोस से नवाबगंज तक का एक क्षेत्र है, वो पिछले 12-14 साल से टूटा हुआ 11 करोड़ रुपए सीआरएफ फंड से अभी स्वीकृत होकर आए हैं। उसका टेंडर हो गया, उसका काम आरंभ कर रहे हैं। हमारी बिगवाड़ा से दक्ष तक की 4 किलोमीटर की सड़क थी, 3.5 करोड़ रुपये से उसे बना दिया हमने। एक अटरिया मार्ग है हमारा 4.5 किलोमीटर का, उसे हमने बना दिया। तो ऐसे करके 68 करोड़ रुपए की जो राज्य योजना और विधायक निधि से जो सड़कों के निर्माण है, वो मेरे यहाँ काम या तो पूर्ण हो चुके हैं या उसका शासनादेश हो चुके, टेंडर हो रहे। तो स्वाभाविक रूप से हमने प्रयास किया, लेकिन विकास चूंकि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर लिया, लेकिन फिर भी 3.5 साल के अंदर जो प्रमुख मार्ग थे संपर्क मार्ग, उनमें अधिकांश संपर्क मार्गों का हमने राज्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आशीर्वाद से समाधान किया है। और ये जो मैंने अभी पूरा बताया कि जिस प्रकार से हम चौड़ीकरण कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 के मिड तक हम रुद्रपुर को जाम से काफ़ी हद तक मुक्त कर देंगे। अगर केंद्र की मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार ने भी जो है जीएसटी में 2 स्लैब खत्म किए हैं, हालांकि 3 स्लैब अभी रह गए, एक नया स्लैब जोड़ा गया है। उन अगर स्लैबों की बात करें तो किस तरह का तोहफा आप मानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं जल्द ही दिवाली से पूर्व एक बड़ा तोहफा जो है जनता को देने जा रहा हूँ। कितनी राहत मानते हैं कि देशवासियों को इससे कितनी बड़ी राहत मिल जाए, और खास करके उन छोटे व्यापारी को जिन्हें रिटर्न फाइल करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को ही ये घोषणा की थी कि देश की जनता को वो एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म के रूप में। जब जीएसटी आया था तो यही विपक्षी जीएसटी का विरोध करते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स, और उसका आज हमने परिणाम देखा है कि व्यापारियों को भी राहत है, उद्योगपतियों को भी राहत है, और उसकी कर की चोरी काफ़ी हद तक खत्म हो गई। और जब कर की चोरी खत्म होती है तो वो जो पैसा बचता है, वो पैसा फिर अब कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए लगाने की स्थिति आती है। तो जीएसटी का जो सेकंड फेज में जो 2 दरें कर दी गई, पहले तो इसमें जो बहुत सारी जो निम्न वर्ग की और मध्यम वर्ग की उपयोग की चीज़ें, उन्हें जीएसटी मुक्त किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी दर कम कर दी जा रही है। और इसमें अधिकांश वस्तुएं वो हैं जो गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग की दैनिक उपयोग की चीज़ें, यानी उनका मंथली बजट उसमें काफ़ी हद तक खर्च होता है। और उसमें जब राहत आएगी तो ये राहत निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारी गरीब वर्ग के लिए, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री 2014 से बने, उनका सबसे बड़ी जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय था कि अति निर्धन व्यक्ति को हम कैसे लाभ दे सकें, तो वही लाभार्थी योजनाएं रही हैं। तो ये जीएसटी भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के रूप में, और जीएसटी की जो सौगात है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो निम्न वर्ग, गरीब वर्ग को और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देने वाली है। पर चोरी की आपने बात की, लेकिन एक नई चोरी की जो है आरोप भाजपा पर लग रहे हैं। वोट चोरी का पूरा मामला जो है कांग्रेस उठा रही है, और बड़े आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? तब देखिए, जहाँ तक वोट चोरी की बात है तो मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कितनी हैं, कितनी विरोधाभासी हैं, कितनी हास्यास्पद है। जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती, वो कहते हैं यहाँ तो ईवीएम हैक हो रही है। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी, ईवीएम हैक हो रही है। जब भारतीय जनता पार्टी हारती तब चुप हो जाते थे, वो जीत उनकी हो जाती थी। और जब भी हारती थी
चुनाव आयोग ने कई बार चुनौती दी, कई बार उन्हें प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिए, वो चुनाव आयोग में कभी नहीं गए। इवन उच्चतम न्यायालय ने इस प्रक्रिया के लिए उन्हें अवसर दिए, उच्चतम न्यायालय में भी प्रमाणित करने के लिए नहीं गए कि ईवीएम हैक हो रही है, लेकिन पूरे झूठ को इतने जोर से बोलते रहे, ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है। पूरा देश जानता है कि उनका झूठ था। लेकिन अगर तुम्हारे झूठ को ही पकड़ लें, अगर ईवीएम हैक हो रही है तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? फिर कौन इन सब चक्करों में पड़ेगा, इतनी बड़ी प्रक्रिया करने के चक्कर में कि वोटर लिस्ट रिवाइज हो, वोटर लिस्ट ठीक हो, और सुप्रीम कोर्ट तक मसले जा रहे हैं, चुनाव आयोग की इतनी बड़ी मशीनरी उसमें लग रही है, इसकी आवश्यकता क्या? और दूसरी बात, अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट कटते हैं तो इन्हें दर्द क्यों हो रहा? अगर रोहिंग्याओं के वोट कटते हैं, इन्हें दर्द क्यों हो रहा? जो भारत के नागरिक नहीं उनके वोट कटते हैं तो इन्हें दर्द क्यों हो रहा? ये दर्द इनके तुष्टीकरण के कारण से हो रहा। कांग्रेस की चुनाव लड़ने की नीति तुष्टीकरण, साथ साथ कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में फर्जी वोटों के माध्यम से वोट डलवाने के लिए। अब चूंकि इससे तुष्टीकरण पर भी बहुत बड़ी रोक लगने की संभावना है कि जिस प्रकार से ये समीक्षा हो रही है, इसमें बहुत बड़ी जो भारत के नागरिक ही नहीं है, वो उनका अधिकार भी नहीं है, तो वो वोट से वंचित होंगे। साथ ही साथ जो फर्जी वोट थे, जो डबल डबल ट्रिपल डबल वोट बने थे, मुझसे बच्चे तो जिस कारण से वो चुनाव फर्जी तरीके से जीतते रहे, ये दर्द उनका, ये दर्द बोल रहा कि जो पिछले 75 सालों से कांग्रेस चोरी करके, तुष्टीकरण करके, घुसपैठियों के, रोहिंग्याओं के, बांग्लादेशी मुसलमानों के वोटों से जो जीतने की कोशिश करती थी, अब चूंकि वो बंद हो रही है तो उसके लिए चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देश पूरी तरह से जानता है कि ये जो अपनी इस प्रकार की जो अब तक की इनकी रणनीति चलती थी, वो चूंकि फ्लॉप होने की संभावना है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, प्रमाणिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उसके आधार पर काम कर रही है। लेकिन ये अपना जो विलाप कर रहे हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दरभंगा में जो हुआ, वीडियो सामने आई और प्रधानमंत्री की माता जी के लिए शब्द कहिए, उस पर जो है लगातार जो है टिप्पणी देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि वो तो उन्हीं के मीडिया सेल का व्यक्ति मिल गया, उन्हीं के पार्टी का व्यक्ति था, गाली दी जा रही थी और पूरा माहौल चेंज करने का प्रयास जो है भाजपा ने जो है बिहार में करने की कोशिश की। कि भाजपा के मंच पर खुद को नहीं चढ़ जाते? आज तक संभव है कि भाजपा के मंच पर कोई कांग्रेस ही चढ़ जाए इस तरीके से? देखिए, झूठ बोलने की एक सीमा है और ये कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस के संस्कार हैं। राहुल गांधी के मंच पर आकर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले जाए, और उससे भी बड़ा जो कष्टकारक है, जो शर्मनाक है, प्रधानमंत्री जी की माता के लिए इस प्रकार के अपशब्द बोले जाए, उन्हें गाली दी जाए। निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस के मंच पे कांग्रेसी संस्कृति के अनुसार ये नरेंद्र मोदी की माता को गाली दी गई, पूरा देश उससे व्यथित है। हर एक को लगता है, हर माँ को लगता है मुझे गाली दी गई, हर बेटे को लगता है मेरी माँ को गाली दी गई। और देश के प्रधानमंत्री की माता वो माता है, आज जैसे प्रधानमंत्री अगर जहाँ पहुँचे, सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी माँ रही है, कौन नहीं जानता, और उन्हें गाली दे देना तो निश्चित रूप से कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस को इसका अपनी संस्कृति, अपने इन सब के चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, देश को जवाब देना पड़ेगा, झूठ से वो बचने वाले नहीं। प्रदेश की मैं बात करूँ तो आपदा से ग्रसित है और जिस तरह से हालात जो है देखा जा रहा है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं और सरकार इसका आकलन भी करा रही है, केंद्र से भी समिति बनकर आई है? देखिए, आपदा इस समय एक बहुत भयावह रूप में चल रही है और हम देख रहे हैं कि आपदा जब आ रही है तो जान माल की हानि हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ही कष्टकारक है। और वो कष्टकारक इस तरीके, वो कष्ट बहुत बड़ा कष्ट है और उस कष्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं सब व्यथित भी हैं। लेकिन वो केवल उत्तराखंड में नहीं, हम देख रहे हैं हिमाचल में यहाँ से भी बड़ी आपदा आ रही है, जम्मू कश्मीर में आपदा आ रही है, पंजाब में आपदा आई, ऐसे अधिकांश भारत के देशों में आपदा आई है। तो आपदा बहुत कष्ट का समय है। पूरा प्रदेश जो आपदा से ग्रस्त लोग हैं, जिन्हें उनके साथ खड़ा है, पूरी सहानुभूति के साथ खड़ा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आपदा आने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर आपदा में अग्रिम पंक्ति में नजर आ रहे हैं, सबसे पहले नजर आ रहे हैं। आपने उत्तरकाशी में देखा, थराली में देखा, जो धराली में देखा, जब आपदा आई 24 घंटे के अंदर सारे कार्यक्रम छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच जाते हैं। चिनकू हेलीकॉप्टर से वहाँ पर जो है रसद पहुँचने लगती है, जनरेटर पहुँचने लगते हैं, वहाँ पर सामग्री पहुँचने लगती है, प्रशासन मशीनरी वहाँ तुरंत एक्टिव हो जाती है, केंद्र सरकार का सहयोग मिल जाता है। तो सहयोग जब नेतृत्व सबसे आगे खड़ा होता है तो उससे सभी लोग एक दिशा में एक मिशन की तरह लगते हैं। तो जब भी एक ऐसी कहीं आपदा आ रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपदाग्रस्त लोगों को राहत देने में
आपदा तो हम रोकने की स्थिति में नहीं आ पाए, लेकिन आपदा होने के बाद उन्हें राहत शीघ्र अतिशीघ्र मिले, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि सराहनीय काम हो रहा है। केंद्र से मदद की बात की गई है, केंद्र से भी मदद मांगी जा रही है और आकलन करने के साथ साथ 5200 करोड़ रुपए का जो है पैकेज मांगा गया है कि राहत के लिए दिया जाए ताकि प्रभावितों को जो है इसका लाभ दिया जा सके और आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें पुनर्वास के तौर पर बढ़े। तो आप कैसे देखते हैं कि केंद्र से मदद मांगी गई है सीएम के द्वारा? निश्चित रूप से ये डबल इंजन की सरकार है और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र से कुछ अपेक्षा करते हैं, केंद्र उन्हें तुरंत देता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आपदा के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष जो है ध्यान उत्तराखंड की तरफ है। उत्तराखंड की हमेशा वो चिंता करते हैं, तो इसका लाभ मिलेगा और ये राहत मिलेगी। कांग्रेस लगातार हावी दिख रही है और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं विपक्ष पूरा तरह हावी दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस विपक्ष है, उसका काम है विरोध करने का। विरोध करने में वो पूरी तरीके से विरोध करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना तो उसका नीति है, ना नेतृत्व है और कहीं पर भी ना कोई संगठन उसके पास है। वो चुनावी मौसम की तरह, चुनाव नज़दीक आ रहा है तो एक अपना जो है कहीं न कहीं सक्रियता, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, ये सरकार बहुत आगे चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री अजय कुमार जी के नेतृत्व में संगठन बूथ तक मजबूत है। अभी हरक सिंह रावत जी का बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं और उनके पास क्या है, रुद्रपुर में आपने देखा कि वहाँ पर्यवेक्षक आते हैं, जूते चलते हैं, गालियाँ होती हैं, सर फोड़े जाते हैं, अस्पताल पहुँच जाते हैं, मुकदमे होते हैं। तो इस संस्कृति का फर्क है, तो कांग्रेस कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। वो कहीं न कहीं अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता के बीच में कहीं भी नहीं। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक शिव अरोड़ा जी को, जिन्होंने तमाम प्रदेश और देश की राज्य की तमाम विषयों पर अपनी जो है राय रखी है। कैमरा पर्सन एजबर्ट के साथ मैं योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।